गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है साइंस 1 का चैप्टर 10 प्रकरण 10 है हमारा अंतरिक्ष अभियान। आपने इसके पहले के पार्ट में पढ़ा होगा कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मिड अर्थ ऑर्बिट क्या होता है और हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। लियो, मियो और हियो के बारे में आपने पढ़ा। आपने कृत्रिम सैटेलाइट्स जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा। नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा होगा और बहुत सारे उनके प्रकारों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उन सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में यानी पृथ्वी के चारों तरफ और किस सहायता से भेजते हैं। केवल पृथ्वी के ही नहीं, अन्य जो ग्रह हैं उनके भी चारों तरफ उनका अध्ययन करने के लिए, वहां के वातावरण का अध्ययन करने के लिए और वहां पे जो मृदा है वो किस तत्वों से बने हुए हैं, इनका अध्ययन करने के लिए भी जो प्रक्षेपास्त्र यूज किए जाते हैं, यानी कि जो रॉकेट्स होते हैं जिनके माध्यम से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है यानी प्रक्षेपित किया जाता है, वो किस प्रकार का होता है और वो कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग देखते हैं उपग्रह प्रक्षेपक के बारे में यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा पीएसएलवी, जीएसएलवी। तो आखिर ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपकों का उपयोग किया जाता है। ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक समझ लीजिए कि जो सैटेलाइट्स हमको लेके जाना है किसी ग्रह उपग्रह तक, उसको सिर्फ पहुंचाने का एक जरिया है ना, एक माध्यम है। जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आपने बस पकड़ ली, तो ये एक प्रकार से केवल सामान ढोने का मालगाड़ी हो गया। अब जो वहां पहुंचाना है, वहां पर सैटेलाइट पहुंचाना है, उसको पहुंचाने के लिए केवल ये व्हीकल्स यूज किए जाते हैं। उपग्रह प्रक्षेपक का कार्य न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम पर आधारित है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था न्यूटन के नियम के बारे में। तो न्यूटन का थर्ड नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अगर आपको याद होगा तो। उसमें क्या था, किसी भी क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है ना। आपने दिवाली के टाइम रॉकेट्स जो जलाते हैं वो देखा होगा। रॉकेट चलाने उड़ाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग जो उसकी बत्ती नीचे निकली हुई होती है उसमें जब आग लगाते हैं, यानी कि जब उसको हम लोग उष्मा प्रदान करते हैं, जैसे ही वो उष्मा अंदर के जो उसके केमिकल्स होते हैं वहां तक पहुंचती है, तो उस कारण से वहां पे जो गैसें और जो उष्मा निर्माण होती है, जो एक दबाव या फिर जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण से, उस दबाव के कारण से क्या होता है कि जो रॉकेट होता है वो ऊपर स्पेस में जाता है ना। तो ये रॉकेट दोनों दिवाली में छोड़ते थे तो बहुत कम कैपेसिटी का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसी प्रक्षेपक से बिल्कुल मिलता जुलता है। उसी का छोटा रूप कह सकते हो आप। प्रक्षेपक में विशिष्ट प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं, है ना। प्रक्षेपक में विशिष्ट प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। इस ईंधन के ज्वलन से निर्माण होने वाली गैसें गर्म होने के कारण प्रसारित होती हैं और प्रक्षेपक की पूंछ की ओर से प्रचंड वेग से बाहर निकलती हैं। अगर आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले प्रक्षेपक का जो चंद्रयान के बारे में देखा था, चंद्रयान 2 के बारे में, क्योंकि जब चंद्रयान 1 और मार्स हुआ था, मार्स का जब प्रक्षेपण किया गया था, तो उसके बारे उस टाइम तो इतना लोगों की जानकारी नहीं थी। प्रक्षेपण पहले भी होते थे और पहले भी दूरदर्शन पे इसका सीधा प्रसारण होता था, लेकिन हम लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते थे उसमें, क्योंकि हमको इन सब चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं होती थी, हम इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन चंद्रयान 2 से मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से बच्चे, मोस्टली एक सामान्य इंसान भी अब साइंस और तकनीकी में, विज्ञान और तकनीकी में इंटरेस्ट लेने लगा है। और अभी साइंस के क्षेत्र में क्या-क्या नए-नए इन्वेंशन हो रहे हैं, अंतरिक्ष में क्या-क्या चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, कौन से प्रक्षेपण हो रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट लेने लगा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो इसमें पीपीटी में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके टॉपिक में नहीं है, वो इंक्लूड की हैं। फिर भी अगर आप उससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए तो गूगल हमेशा अवेलेबल रहता है। ये आपकी जानकारी में केवल बढ़ोतरी करने के लिए है। अभी हम लोग देखते हैं जो हमारे टॉपिक में है केवल, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रक्षेपक पर एक धक्का कार्य करता है ना? अगर इतने बड़े रॉकेट में जब नीचे से जिसके अंदर ईंधन भरा हुआ है, ज़्यादा वेट होता है उस प्रक्षेपण यान यान का,
उसमें केवल ईंधन का ही होता है। जब अंदर विस्फोट किए जाते हैं, तब अंदर जो ऊष्मा निर्माण होती है, जो ऊर्जा निर्माण होती है, उसको निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं होता, वो सीधे नीचे की तरफ जो ओपन होता है, वहीं से रास्ते से निकलता है। अब वो इतना अधिक प्रेशर क्रिएट करता है कि उसके दबाव से जो वो प्रक्षेपण यान होता है, जो व्हीकल होता है, वो ऊपर की तरफ उछलकर आगे की तरफ जाता है। जैसे कि अगर आप लोग देखते हैं कि अगर मोस्टली जो अपने बाइक वगैरह में जिनको स्पीड ज़्यादा चाहिए रहती है, वो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो मोस्टली राइडर्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर इस ईंधन के इस अपने सैटेलाइट्स के जो व्हीकल है, यानी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसके अंदर इसी प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन का। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन-कौन से ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं। उपग्रह का भार कितना है और वह कितनी ऊँचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित करना है। डिपेंड किसके ऊपर करता है कि हम कितना भार, मतलब कितना उसके अंदर कोई ईंधन या फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सबसे पहले उसका वज़न कितना है, जो सैटेलाइट हमको लेके जाना है, उसका वेट कितना है। अगर उसका वेट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पर ज़्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा, है ना? हल्के सामान को उठाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सिंपल सी बात है। और अधिक अगर वेट वाला कोई सामान है, तो उसको उठाने के लिए, उसको ढोने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्यूज़ जो होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। फिर कितनी ऊँचाई तक लेकर जाना है, हमें कितना दूर ट्रैवल करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी में क्या करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। है ना? तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्योंकि ये जो प्रक्षेपक यान होते हैं, ये रिटर्न होकर नहीं आते। एक बार कक्षा में जो सैटेलाइट है वो स्थापित हो गया, तो साथ में जितने भी टैंक और ईंधन के जो क डब्बे होते हैं, जब रॉकेट्स को साथ में लगे होते हैं, वो कुछ भी यूज़ के नहीं रहते, दोबारा रिटर्न पृथ्वी पे नहीं आते। अगर आते भी हैं तो फिर यूज़फुल नहीं रहते, वो कहीं किसी समुद्र में गिरते हैं, किसी निर्जन स्थान में गिरते हैं। तो इसीलिए इसको सिर्फ़ वन वे का मतलब वन वे टूर कहा जा सकता है और उसी के अनुसार केवल यहाँ पे कितना ईंधन खर्च होगा उसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रक्षेपक को लगने वाला ईंधन भी इसी आधार पर निश्चित किया जाता है। वास्तव में प्रक्षेपकों में ईंधन का ही भार बहुत अधिक होता है। जैसे मैंने कहा कि जितना तो यहाँ पर सैटेलाइट का वेट नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा अधिक केवल सैटेलाइट को पहुँचाने वाले ईंधन का वेट होता है। अतः प्रक्षेपक को प्रक्षेपित करते समय उसके साथ ईंधन के बहुत अधिक भार को भी वहन करना पड़ता है। अतः इसके लिए खंडों में बने हुए प्रक्षेपक का उपयोग करते हैं। खंडों में बने हुए, ये भी हम लोग देखेंगे पार्ट पार्ट। अगर आपने कभी लॉन्च देखा होगा कि किस तरह से कोई प्रक्षेपक जा रहा है और अपने जो पुर्जे हैं, वो पार्ट पार्ट करके उनको अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ओपन कर रहा है, तो फिर आपको जानकारी होगी कि वो तो जो खंड होते हैं वो अलग-अलग डिवाइडेड होते हैं और उसमें 4 खंड जो होते हैं, वो चारों खंड में अधिकतर क्या होता है, खाली ईंधन ही भरे होते हैं और ईंधन के साथ-साथ वो मोटर्स लगे होते हैं जो कि उस प्रक्षेपक को आगे की तरफ धकेलने का काम करते हैं, थ्रस्ट देने का काम करते हैं। अतः इसके लिए खंडों में बने हुए प्रक्षेपक का उपयोग करते हैं। इस युक्ति के कारण प्रक्षेपक का उड़ान भरने के पश्चात क्रमशः उसका भार भी कम करते बनता है। जैसे कि अगर एक टंकी का ईंधन खाली हो गया है, तो अब उस टंकी को ढोने की आवश्यकता नहीं है ना? उसको क्या करता है फिर जो प्रक्षेपक होता है, वो अपने आप रॉकेट का जो एक्स्ट्रा टंकी होता है, जो खाली हो चुका है, उसको नीचे गिरा देता है। ऑब्वियसली वो अपने आप नहीं गिराता, उसको नीचे से ऑपरेट किया जाता है कंप्यूटर्स के थ्रू। उसको साल जि जब तक प्रक्षेपक यान वहाँ पे काम करता रहता है स्पेस में, तब तक उसको यहाँ से मॉनिटरिंग करते रहते हैं। साइंटिस्ट जो हैं उसके ऊपर बराबर नज़र रखे रहते हैं, उसको ऑपरेट किया जाता है। आगे, माना कोई प्रक्षेपक 2 खंडों वाला है, तो उड़ान के लिए पहले खंड का ईंधन और इंजन का उपयोग किया जाता है। इससे प्रक्षेपक को एक निश्चित वेग और ऊंचाई प्राप्त होती है। इस पहले खंड का ईंधन समाप्त होने के पश्चात खाली टंकी और इंजन प्रक्षेपक से मुक्त होकर नीचे समुद्र में या निर्जन स्थान पर गिर जाते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, ये चित्र आपके टेक्स्ट बुक में का ही है और मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये डायग्राम अच्छे से तैयार करिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी एक बार आ चुका है। इसके जो नाम दिए गए हैं, नामांकन करने के लिए आया था, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए, बहुत ईज़ी है। केवल आपको इसके खंड याद रखने हैं कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है। इससे प्रक्षेपक को एक निश्चित वेग और ऊंचाई प्राप्त होती है। इस पहले खंड का ईंधन समाप्त होने के पश्चात
खाली टंकी और इंजन प्रक्षेपक से मुक्त होकर नीचे समुद्र में या निर्जन स्थान पर गिर जाते हैं। पहले खंडन का ईंधन समाप्त होते ही दूसरे खंड का ईंधन प्रज्वलित हो जाता है। अब प्रक्षेपक में केवल दूसरा खंड होने के कारण उसका भार बहुत कम हो जाता है। जैसे कि पहले अगर यहाँ पर 4-5 टंकी लेके जा रहा है साथ में, 4 खंड लेके जा रहा है, एक खंड का जब ईंधन खत्म हो गया, तो वो उसको क्या करेगा, उसको सेट ऑफ कर देता है, गिरा देता है नीचे। तो कम से कम उतना भार जो था, एक्स्ट्रा भार जो कि रॉकेट को ढो रहा था, वो कम हो जाता है। और उसका वेट कम होने से क्या फ़ायदा होता है कि आगे स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। स्पी स्पीड बढ़ती है, साथ में उसको ढोने वाला जो ईंधन है, अब थोड़ा कम खर्च होगा। अधिक वजन का सामान ढोने के लिए ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्यतः सभी प्रक्षेपक ऐसे 2 या अधिक खंडों से बने होते हैं। यहाँ पर हम जो डायग्राम में देख रहे हैं, ये 4 खंडों वाला है। मतलब यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट हैं। सबसे ऊपर का जो कंपार्टमेंट होता है उसको पेलोड कहते हैं और उसी पेलोड के अंदर जो मेन चीज़ है यानी सैटेलाइट जो हमको वहाँ पहुँचाना है, किसी ग्रह तक, वो होता है। बाकी नीचे के जितने भी हिस्से आप देख रहे हो खंड 1, खंड 2 वो सभी केवल ईंधन के लिए होते हैं। उन सब का केवल इतना ही काम होता है कि उस सामान को, उस सैटेलाइट को वो ऊपर तक पहुँचा दे अपने गंतव्य स्थान तक। अभी डायग्राम में देखते हैं सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर उपग्रह रखने की जगह। मेन चीज़ वही है, इसको पेलोड कहते हैं, जहाँ पे कि उपग्रह रखा जाता है। उसके बाद नीचे द्रव ईंधन पर कार्य करने वाला 14 खंड, है ना? 4th ये चौथे चरण में उसको ओपन किया जाता है। चौथा खंड है, नीचे से काउंट करते हैं, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा, फिर चौथा, फिर लास्ट में उपग्रह रखने का जगह। तो चौथा खंड है, वो सबसे लास्ट स्टेज में ओपन होता है क्योंकि सबसे पहले कौन-सा ओपन होता है? जो नीचे वाला रॉकेट है। जो नीचे का खंड है, जहाँ पे कि क्या लिखा गया है? घन ईंधन पर कार्य करने वाला प्रारंभिक धक्का निर्माण करने वाला ईंधन। घन ईंधन यानी क्या? जो सॉलिड ईंधन होते हैं। सॉलिड ईंधन कौन-कौन से होते हैं? वो भी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद है 3rd स्टेज पे क्या है? सेकंड स्टेज में घन ईंधन पर कार्य करने वाला पहला खंड, फिर द्रव ईंधन पर कार्य करने वाला दूसरा खंड, फिर घन ईंधन पर कार्य करने वाला तीसरा खंड और फिर है लास्ट में द्रव ईंधन पर कार्य करने वाला चौथा खंड। इस प्रकार से प्रत्येक खंड में आप देख रहे हो कि यहाँ पर चौथे और दूसरे में द्रव ईंधन है और तीसरे और पहले पर सॉलिड फ्यूल है, यानी कि ठोस ईंधन है ना? अभी अब देखते हैं हम लोग पीएसएलवी के बारे में जिसका डायग्राम हम लोगों ने देखा अभी। इसको कहते क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको शॉर्टकट में पीएसएलवी कहते हैं और दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। ये दोनों क्या है रॉकेट लॉन्च सिस्टम। दोनों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम लोग इसरो कहते हैं इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने तैयार किया है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए होता है ना? एक प्रकार से क्या हो गए ये सामान को यानी जो सैटेलाइट्स है उसको ढोने वाला एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा। पीएसएलवी पुराना सिस्टम है जबकि जीएसएलवी एक नया सिस्टम है। साइड में देखिए यहाँ पे इसरो के द्वारा कुछ सैटेलाइट्स और कुछ जो ग्रह प्रक्षेपक एक्सेट्रा जो लॉन्च किए गए हैं उसकी संख्या यहाँ पे दी गई है। स्पेसक्राफ्ट मिशन 101 है और उसके बाद 72 लॉन्च मिशन है यहाँ पे। 9 स्टूडेंट सैटेलाइट्स हैं, स्टूडेंट्स यानी जो विद्यार्थी खुद के सैटेलाइट्स बनाते हैं, जो कि इस स्पेस रिसर्च वगैरह में काम करते हैं। विद्यार्थी भी अपना सैटेलाइट बनाते हैं, जो कि यूज़फुल होता है ऑब्वियसली और फिर उसको भी ले जाके स्पेस में यानी अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। तो कुछ 9 यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि 9 सैटेलाइट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। 2 री-एंट्री मिशन है, उसके बाद 269 फॉरेन सैटेलाइट्स। इंडिया ने फॉरेन के भी सैटेलाइट्स प्रक्षेपित किए हैं। ऑब्वियसली उससे जो अपना इंडिया है उसको फॉरेन के डॉलर्स वगैरह यानी इकोनॉमी में थोड़ा इज़ाफ़ा होता है इंडिया के। फिर है आगे हम देखते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत की तीसरी पीढ़ी की लॉन्च व्हीकल है। ये भारत की पहली लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज है यानी लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 1994 में पहली बार इसका सफल लॉन्च हुआ था। तब से यह भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल के तौर पर उभरा है। यानी अधिकतर जो कार्य है, अधिकतर जो सैटेलाइट्स को किसी भी प्रकार के सैटेलाइट्स हो उनको पहुँचाने का चाहे हियो में हो, मियो में हो या फिर लियो में हो यानी कि
अगर उसको मध्यम ऊंचाई तक लेके जाना है, हाई ऊंचाई पर लेके जाना है, हाई हाइट पर लेके जाना है, तो भी इस प्रकार के यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, पीएसएलवी का इस्तेमाल होता है। फिर इसी व्हीकल की मदद से साल 2008 में चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को चाँद पर और साल 2013 में मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजा गया था। 2 चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छे से याद हैं, चंद्रयान-2 के बारे में हमको पता है और फिर मोम यानी कि जो मार्स का मिशन हुआ था, वो भी याद है 2013 का। उसके पहले हुआ था 2008 में चंद्रयान-1 जो कि एक सफल और सक्सेसफुल रहा था। पीएसएलवी की मदद से मुख्य रूप से वैसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है जिनकी मदद से धरती की निगरानी की जाती है या फिर तस्वीर ली जाती है। ऐसे सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहा जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट्स जो ऊपर पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिए गए हैं और वो जाके हर जगह का उसका चक्कर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए हर प्रकार के स्थान का फोटो निकालता है। उसकी पिक्चर सेंड करता है, उससे मालूम पड़ता है कि पृथ्वी पर किस एरिया में, कहाँ पर कौन-सी घटना घट रही है, कैसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो रहा है और अगर कोई दुर्घटना किसी एरिया में हो गई, किसी दूसरे देश में कोई घटना हो गई, तो उसकी जानकारी भी होती है। यहाँ तक कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को सँभालने के लिए भी, उस पे नज़र रखने के लिए भी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। इन तस्वीरों के आधार पर जमीन के किसी खास हिस्से के बारे में सूचना एकत्रित की जाती है। पीएसएलवी आमतौर पर अंतरिक्ष की सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स एसएसपीओ कहते हैं इसको शॉर्टकट में सैटेलाइट्स को भेजता है। एसएसपीओ 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। पीएसएलवी आमतौर पर 1750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को एसएसपीओ में भेजता है। ये सैटेलाइट्स की धरती की परिक्रमा करते हैं और इसमें लगा हुआ कैमरा तस्वीरें कैद कर लेता है। पीएसएलवी से एसएसपीओ के अलावा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जीटीओ में भी सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। जीटीओ में यह करीब 1400 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट्स भेज सकते हैं। ये सारे आंकड़े आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आपको केवल थोड़ी जानकारी देने के लिए यहाँ पे लिखा है। बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से कार्य के लिए सैटेलाइट्स ये ऊपर पृथ्वी के अ, ऑर्बिट में रखे जाते हैं। मेन क्या-क्या काम है उसका? अपना पहले तो अपने पृथ्वी का उसका पूरा निरीक्षण करना कि किसी भू-स्थान पर कौन-सा कार्य चल रहा है, वहाँ पे कौन-सी प्राकृतिक घटनाएँ चल रही हैं। उसके बाद भौगोलिक रचना के बारे में, साथ-साथ में ये भी मालूम पड़ता है कि कौन से जगह पे कौन से मिनरल और खनिज प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी जो होती है, वो सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती है और हमको मेन सैटेलाइट्स का यही कार्य याद रखना है यहाँ पर। लॉन्च व्हीकल की विशेषताएँ क्या हैं? ऊँचाई कितनी होती है इसकी 44 मीटर तक ऊँचाई होती है, व्यास होता है 2.8 मीटर यानी डायमीटर। डायमीटर आप देख रहे हो खाली 2.8 मीटर यानी लगभग 3 मीटर के आसपास है, लेकिन इसकी ऊँचाई कितनी है 44 मीटर। अब चरणों की संख्या पीएसएलवी में 4 चरण होते हैं, 4 मतलब 4 हिस्से। वज़न उठाने की क्षमता होती है 320 टन, 320 टन एक्सेल में। 4 स्टेज में पहला यहाँ पे पीएसएलवी 4 स्टेज वाली लॉन्च व्हीकल है। इसकी पहली और तीसरी स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है, जो हम लोगों ने अभी टेक्स्ट बुक का पढ़ा। और दूसरी एवं तीसरी स्टेज में लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है। इसमें स्ट्रैप ऑन मोटर यानी बूस्टर लगा होता है। बूस्टर क्या होता है? मतलब किसी भी मोटर की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाना यानी जो उसकी स्पीड है, रॉकेट की जो स्पीड होती है उसको बूस्ट करना, उसको बढ़ाने का काम करता है ये बूस्टर, जो धक्के की क्षमता को बढ़ाता है। इससे रॉकेट को ऊंचाई तक ले जाने में मदद मिलती है। इन बूस्टरों के आधार पर पीएसएलवी को 3 श्रेणियों में यानी पीएसएलवी सीए, पीएसएलवी जी, पीएसएलवी एक्सेल वेरिएंट में बाँटा गया है। कितने बूस्टर लगे हुए हैं, है ना? कितने बूस्टर लगे हुए हैं और उन बूस्टर्स की कैपेसिटी कितनी है थ्रस्ट देने की यानी धक्का देने की, इस आधार पर इसके 3 अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं। पीएसएलवी की 3 अलग-अलग क्वालिटीज़ दी गई हैं, जो मैंने यहाँ पे नाम यहाँ पे दिया गया है पीएसएलवी जी, पीएसएलवी एक्सेल पी और पीएसएलवी अ, एक्सेल में बाँटा गया है, पीएसएलवी सीए है। चौथी स्टेज में क्या होता है, सबसे ऊपर जो नुकीला हिस्सा होता दिखाई देता है, हम लोग डायग्राम में आपने देखा अभी जो सबसे ऊपर का नुकीला हिस्सा होता है, यहाँ पीछे देखते हैं, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, इसको 4th स्टेज में कहते हैं। हम लोग यहाँ पे रिवर्स में पढ़ रहे हैं।
तस्वीर में ऊपर जो नुकीला हिस्सा दिख रहा है वह पेलोड है। पेलोड से नीचे जो हिस्सा मौजूद है वो चौथी स्टेज होती है। पेलोड को हिस्से में काउंट मत करिए, पेलोड खाली वो स्थान है जहाँ पे सैटेलाइट रखा जाता है, तो वो तो उसको आप ईंधन के लिए काउंट नहीं करोगे, वो स्टेज में काउंट नहीं होता है। उसके नीचे जो टैंक होती है जिसमें कि फ्यूल होता है वो 4th स्टेज का होता है। और चौथी स्टेज है इसमें 2 लिक्विड इंजन मौजूद होते हैं। तीसरी स्टेज, चौथे स्टेज के नीचे का हिस्सा होता है तीसरी स्टेज, इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर लगी होती है, जो तेज धक्के के साथ ऊपरी हिस्से को आगे धकेलती है। दूसरी स्टेज उसके जस्ट नीचे वाला पीएसएलवी C2 जो लिखा है वो दूसरी स्टेज है। यहाँ लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है। इस इंजन को विकास के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टेज में जो लिक्विड भरा जाता है यानी जो लिक्विड फ्यूल भरा जाता है उसका नाम होता है स्पेशली विकास, क्योंकि वो आगे प्रोग्रेस करवाता है, रॉकेट को ऊपर प्रोग्रेसिव वे में लेके जाता है। पहली स्टेज में क्या है, इंडिया जो लिखा हुआ है, ये पहली स्टेज है। जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, देखिए यहाँ का हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो आपका फर्स्ट स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज यानी कि सबसे पहले रॉकेट लॉन्च होने के बाद यही सिस्टम ऑपरेटिंग होता है, यही स्टार्ट होता है। जिसे बूस्ट करने के लिए 6 सॉलिड स्ट्रैप्स होते हैं, है ना? 6 सॉलिड स्ट्रैप्स होते हैं। ये कुछ यहाँ पर इंडिया के कुछ लॉन्चिंग में रॉकेट्स हैं, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, जिस मैंने यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। और आगे का आपको ये हमारे किताब में है, ये हमको पढ़ना है। प्रक्षेपक बहुत महँगे पड़ते हैं क्योंकि उनका उपयोग केवल एक बार हो सकता है। एक ही बार कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि केवल वन वे टूर होता है, वो रिटर्न होके नहीं आता। एक बार जो सैटेलाइट चला गया, अब वो सक्सेसफुल हुआ कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो पूरा चला गया, वो खत्म हो गया, दोबारा रिटर्न होके नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है, जो दोबारा रिटर्न होके आ सके, हालाँकि ये इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका का स्पेस शटल है। अतः अमेरिका ने स्पेस शटल बनाया है जिसमें केवल ईंधन की टंकी बर्बाद होती है और बाकी पूरे भाग वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे यहाँ पे रॉकेट के समान जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे 3 टंकियाँ लगी हुई हैं, 2 रॉकेट के समान दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा-सा टैंक दिखाई दे रहा है, जो कि ऊपर कार्य होने के बाद यानी जब सैटेलाइट्स ऊपर स्पेस में अपनी कक्षा में सेट हो गए हैं, तो उसके बाद ये सारे जो टैंक्स होते हैं, एक-एक स्टेप पे वो खत्म होते जाते हैं। लेकिन जो रॉकेट के शेप का आप देख रहे हो शटल, स्पेस शटल देख रहे हो, वो रिटर्न होके जहाज की तरह नीचे आ जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं इसका शटल कैसे काम करता है। पहले आप चरण 1 में देख रहे हैं यहाँ पर, पहला फर्स्ट स्टेज ये होता है। स्पेस शटल जो होता है उसको जब लॉन्च किया जाता है तो बिल्कुल वो रॉकेट जैसे हमारा ये पीएसएलवी लॉन्च किया जाता है, बिल्कुल सिस्टम वही होता है। नीचे से ऑब्वियसली यहाँ पर इंजन स्टार्ट किए जाते हैं, वो लॉन्च होता है, ऊपर की तरफ जाता है और फिर अपने पहले स्टेज में देख रहे हैं आप कि जो इसके साथ में यहाँ पे जो रॉकेट्स लगे हुए होते हैं, उनका काम खत्म होने के बाद वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। उसके बाद जो फ्यूल की टंकी है, वो भी सेपरेट हो जाती है। अब ये कक्षा में क्या करता है, अपना जो सैटेलाइट ये लेके गया है, जिस काम से ये गया सैटेलाइट को वहाँ पर अपनी कक्षा में अरेंज करने के लिए, उसको सेट करने के लिए वो काम वहाँ पे करता है। सैटेलाइट को अपनी कक्षा में प्रक्षेपित कर देता है और फिर आप देख रहे हो कि इस प्रकार से वो टर्न लेते हुए, यू टर्न लेते हुए वापस रिटर्न से पृथ्वी की तरफ वो चला आता है। नीचे उतरने के बाद वो जैसे कॉमन हवाई अड्डे होते हैं, वैसे जगह पे उतरता है। कोई-कोई होते हैं जो कि समुद्र के अंदर जैसे कोलंबिया का उतारने का प्रयास किया गया था, पहले भी उतर चुका था स्पेस शटल। और फिर उतरने के बाद अगर ये इस प्रकार से हवाई पट्टी पे उतर रहा है, तो उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। स्पीड को कम करने के लिए पीछे पैराशूट आप देख रहे हो यहाँ पर, पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है, वो पैराशूट ओपन किया जाता है। पैराशूट ओपन होने के बाद हवा के दबाव से धीरे-धीरे उस शटल का जो स्पीड होता है, एक वेग होता है, वो कम हो जाता है। अभी पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान। जो पृथ्वी से दूर गए हैं, केवल पृथ्वी के अपने चारों तरफ कक्षा में नहीं रह गए, बल्कि पृथ्वी से दूर गए हैं, ऐसे कुछ अभियान हम लोग देखते हैं। अधिकांश उपग्रह हमारे जीवन को अधिक समृद्ध बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब सैटेलाइट्स का और हमारे जीवन में क्या-क्या उपयोग है, वो हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले जो कुछ सैटेलाइट्स पृथ्वी के बाहर या फिर पृथ्वी के चारों तरफ भेजे गए हैं, वो हम देख लेते हैं।
कृत्रिम उपग्रहों पर रखी गई दूरबीनों के द्वारा विश्व के विविध घटकों की अधिक जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, ये हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं, या आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इसी प्रकार से कुछ अंतरिक्ष अभियान विश्व के विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। ऑब्वियसली इससे हमको जानकारी मिलेगी कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के, और एक का फायदा ये भी होता है, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे पृथ्वी की तरफ छोटा-सा एक उपग्रह है या फिर कोई उल्का पिंड है पृथ्वी की तरफ इतनी स्पीड से आ रहा है। जब डायनासोर के टाइम में इस प्रकार की जानकारी नहीं थी, ऑब्वियसली उस टाइम कोई भी इतना दिमाग वाला सजीव प्राणी जो पृथ्वी पे नहीं था। तो एक उपग्रह छोटा-सा या फिर आप कह सकते हैं उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और पूरे सजीव का क्या हुआ, नाश हो गया। और पृथ्वी पर एक बार फिर से धीरे-धीरे जीवन का निर्माण होने में कितना समय लग गया। लेकिन मानव जो सबसे समझदार प्राणी है, उसने विज्ञान तकनीकी को विकसित किया है और इसके माध्यम से हमको मालूम पड़ सकता है कि क्या पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाला कौन-सा अंतरिक्ष से आने वाला खतरा है, जिससे पृथ्वी को बचाया जा सकता है। ऑब्वियसली वो 100% कारगर साबित नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक कुछ छोटी-मोटी घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। इसीलिए अंतरिक्ष अभियान चलाए जाते हैं और बहुत सारे अंतरिक्ष पर नज़र रखने वाले दूरबीनों का और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ अंतरिक्ष अभियान विश्व के विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। ऐसे अभियानों से नई जानकारी प्राप्त हुई है और सौर मंडल की उत्पत्ति तथा उत्क्रांति को समझने में प्रगति हुई है। हमारी पृथ्वी का निर्माण जैसे हम लोग पढ़ते आते हैं कि सूर्य का विस्फोट हुआ था, उसमें से जो बाहर टुकड़े निकले उनसे ही सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये हम सुनते आते हैं, तो ऑब्वियसली वो जानकारी कहीं न कहीं किसी से मिली होगी या फिर उस पे रिसर्च करके ये पता किया गया होगा, तब जाके सारी थ्योरीज़ यहाँ पे हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ऐसे अभियानों के लिए अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर अंतरिक्ष में सफर कर सकने चाहिए। ऑब्वियसली जो सैटेलाइट्स हमको ऊपर भेजना है, तो जब तक अगर पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में रहेगा, वो पृथ्वी को छोड़कर ऊपर नहीं जाएगा। तो पृथ्वी को छोड़कर बाहर जाने के लिए यानी पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे बाहर जाने के लिए उसको उस गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक बल का उपयोग करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण, उसमें था एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग कहते हैं उसको हिंदी में, पलायन वेग। मुक्ति वेग और पलायन वेग 2 अलग-अलग चीजें हैं, आप उनके बीच में कन्फ्यूज़ मत होइए। मुक्ति वेग अलग चीज़ है और पलायन वेग अलग चीज़ है। मुक्ति वेग के बारे में आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। पलायन ये वेग यानी करता है जैसे हम कहते हैं ना पलायन करना, भाग जाना। तो ये पलायन करता है यानी कि पृथ्वी के आकर्षण से, पृथ्वी के मोह-माया से वो बाहर निकल गया है, पलायन कर चुका है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो वो वेग जो भी किसी सैटेलाइट्स को इतना स्पीड दे दे, इतना वेग प्रदान करे कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर बाहर निकल जाए और पुनः पृथ्वी पर न आए। तो ऐसा वेग हम लोग जो कहते हैं उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। गुरुत्वाकर्षण इस पाठ में हमने पढ़ चुके हैं कि ऐसा होने के लिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग अर्थात पृथ्वी के पृष्ठभाग का वेग पृथ्वी के पलायन वेग से अधिक होना आवश्यक होता है। यानी जब सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है पृथ्वी से, उसी समय उसका वेग इतना अधिक होना चाहिए कि वो बिल्कुल पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकल जाए। जब आप गेंद फेंकते हो ऊपर, जब भी आप कभी ऊपर गेंद जोर से फेंकते हो तो क्या होता है? गेंद स्पीड से ऊपर जाती है, कुछ समय बाद उसका स्पीड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता है और एक एक उसकी क्षमता होती है कि वो उतने दूर तक जाकर, एक लिमिट तक ऊपर जाकर वो वहाँ पे 1 सेकंड तक स्थिर होता है, फिर डायरेक्टली नीचे आता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो लगातार उसका जो स्पीड होता है वो बढ़ते जाता है। ऊपर जाने के टाइम लगातार कम होते जाता है, नीचे आने के टाइम लगातार स्पीड उसका बढ़ते जाता है। और ऐसा उपग्रहों के साथ यानी कि इन सैटेलाइट्स के साथ में ना हो, इसीलिए शुरुआत में ही इतना स्पीड रखते हैं इसका स्पीड इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि बिल्कुल पहले एग्जॉस्ट में यानी जो पहले थ्रस्ट में ही वो पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे ये सूत्र जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था वो दिया गया है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? करड़ी में 2gm/r। यहाँ पे g क्या है? गुरुत्व स्थिरांक। गुरुत्व स्थिरांक यानी पृथ्वी का पूरा यूनिवर्सल जो गुरुत्व स्थिरांक है वो स्थिर है।
जो गुरुत्वाकर्षण है वो स्थिर है, तो उसको गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं। फिर m ग्रह का द्रव्यमान, ऑब्वियसली किसी भी ग्रह का द्रव्यमान, यहाँ पे m शो किया, कैपिटल M शो किया गया है। r उस ग्रह की त्रिज्या, r क्या है उस ग्रह की त्रिज्या। और इस सबके मान हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं हम लोग चंद्र अभियान के बारे में। चंद्रमा ये हमारे लिए सबसे नजदीक खगोलीय पिंड होने के कारण सौर मंडल के घटकों की ओर भेजे हुए अभियानों में सबसे पहले अंतरिक्ष अभियान है। ऐसे अभियान आज तक सोवियत यूनियन, अमेरिका, यूरोपियन देश, चीन, जापान और भारत ने जारी किए हैं। सोवियत यूनियन ने भेजी हुई लूना श्रृंखला के अंतरिक्ष यान चंद्रमा के नजदीक पहुंचे थे। 1959 में प्रक्षेपित किया गया लूना 2 यह ऐसा पहला यान था। इसके पश्चात 1976 तक भेजे गए 15 यानों ने चंद्रमा का रासायनिक विश्लेषण किया और उसके गुरुत्व, घनत्व तथा चंद्रमा से निकलने वाली किरणों का मापन, यहाँ पे प्राणो लिखा हुआ है, किरणों का मापन किया हुआ। अंतरिक्ष 4 यानों ने वहां के अंतिम 4 यानों ने वहां के पत्थरों के नमूने पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में अध्ययन करने के लिए लाए। जो जो यहाँ वहां पे चंद्रमा पे उतरे थे, उन लोगों ने वहां पर से वहां की मिट्टी लेकर आए नीचे लैब में, ताकि उससे मालूम पड़ सके कि वहां की मिट्टी में कौन से रसायन और कौन से तत्व हैं, वो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं या नहीं। अगर पृथ्वी से मिलते जुलते हैं तो क्या वहां पे जीवन संभव हो सकता है, वहां पे क्या किस खेती या कृषि उगाए जा सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां की मिट्टी आवश्यक होती है। ये अभियान मानव रहित थे। मानव रहित यानी वहाँ पे किसी मानव को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल वहाँ पे वो पूरा स्पेस का वो और एक शटल ही जाता है, और अब वो रोबोटिक होता है। रोबोट यानी केवल यहाँ से ऑपरेट किया जाता है और वहाँ की सैंपल्स और मिट्टी लेकर वो वापस रिटर्न आ जाता है। अमेरिका ने भी 1962 से 1972 में चंद्र अभियान जारी किए। इन 10 सालों के मध्य यानी 62 से लेकर 72 तक चंद्र अभियान जारी किए थे। इसकी विशेषता यह थी कि उनके कुछ यानों द्वारा मानव भी चंद्रमा पर उतरे। है ना, आपने पढ़ा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मानव थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, उन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, जिनके फुटप्रिंट्स भी आज तक अवेलेबल हैं। फुटप्रिंट्स अभी तक अवेलेबल है क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, तो अब इसलिए वहां पे हवा नहीं है, तो उस कारण से जो मिट्टी है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। वो कई वर्षों तक अब वहां पे प्रिंट ऐसे ही रहने वाला है। सन 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया और वह यान चंद्रमा की कक्षा में प्रस्थापित किया गया। चंद्रमा पर उतरा नहीं था, लेकिन जैसे कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा सैटेलाइट बन के घूम रहा है, नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का चंद्रमा, वो घूम रहा है, उसी प्रकार ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसका, चंद्रमा का था, है ना। और चंद्रयान 1 वो उसके चारों तरफ घूमकर वो केवल उसके फोटोज, वहां के क्लाइमेट के बारे में जानकारी भेजता रहता है। इस यान ने पृथ्वी पर 1 वर्ष तक जानकारी भेजी। देखिए, कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी मशीन ऊपर भेजी जाती है, ऑब्वियसली उसका कुछ एक लाइफ होता है, उसकी कुछ लिमिट होती है, कार्य करने की एक क्षमता होती है कि कितने वर्षों तक ये कार्य करेगा, और उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। वेस्ट होने के बाद वो वहीं आकाश में घूमता रहता है, चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, लेकिन अब वो कार्य नहीं करता, वो केवल एक बेकार कचरे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण खोज है चंद्रमा पर पानी का अस्तित्व, और चंद्रयान 1 के ही माध्यम से पता चला कि चंद्रमा पर पानी भी उपस्थित है, पानी भी मौजूद है। यह खोज करने वाला भारत पहला देश था। सन 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, वही सेम चीजें यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम में, किस प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी का जो एक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसको छोड़ के चंद्रमा के कक्षा में नहीं, पृथ्वी की कक्षा छोड़ के चंद्रमा की कक्षा में जाके स्थापित हो जाता है सैटेलाइट, है ना। यह खोज करने वाला भारत यह पहला देश था। नेक्स्ट यान, ये हम लोग जो चंद्रयान 2 का अभी करंट में जो हम लोगों ने देखा था, इसके बारे में बहुत अधिक आपको जानकारी केवल आप ले सकते हो, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जस्ट हमको ऐसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा मंगल अभियान। चंद्रमा के बाद पृथ्वी के लिए दूसरा नजदीकी खगोलीय पिंड है मंगल। मंगल ग्रह पर भी अनेक राष्ट्रों ने यान भेजे, परंतु यह अभियान कठिन होने के कारण उनमें से करीब आधे अभियान सफल नहीं हो सके।
अभी हर बार सैटेलाइट्स को ऊपर भेजना किसी दूसरे उपग्रह पर इतना आसान काम नहीं होता। यह एक प्रकार से अंधेरे कमरे में तीर चलाने जैसा होता है कि आपने यहाँ से सैटेलाइट्स भेज दिए और ज़रूरी नहीं है कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। कभी-कभी क्या होता है कि बिल्कुल नज़दीक से जाकर भी मिशन फेल हो जाता है। परंतु यह अभियान कठिन होने के कारण उनमें से करीब आधे अभियान सफल नहीं हो सके। हम सभी को गौरव महसूस हो ऐसा कार्य इसरो ने किया है। इसरो ने अत्यंत कम खर्च में नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया मंगलयान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में प्रस्थापित हुआ। अभी आप सोच रहे होंगे कि जब प्रक्षेपित किया गया 2013 में तो पहुंचा सितंबर 2014 में क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है, ये मंगल ग्रह का पृथ्वी से जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम लगता है ना? वहाँ तक पहुँचने में वो उसका डिस्टेंस जितना है वो ट्रैवल करने में टाइम जैसे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आज ट्रेन पकड़ेंगे तो हम लोग जाके 2 दिन के बाद गाँव पहुँचते हैं, ठीक उसी प्रकार है कि इसको लॉन्च जब किया गया नवंबर 2013 में, सितंबर 2014 में जाके अपने कक्षा में यानी मंगल की कक्षा में ये पहुँचा हुआ है, गंतव्य स्थान पे पहुँचा है। और उसने मंगल के पृष्ठभाग तथा वायुमंडल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अभी देखिए यहाँ पर कंपेयर किया है मैंने मंगलयान और जो नासा ने भेजा था मैवेन का, है ना? नासा का मार्वेन और मंगलयान जो था वो सफल हो गया था और कम मंगलयान के ऊपर टोटल खर्च आया था यहाँ पे $74 मिलियन का। $74 मिलियन आप समझ सकते हो कितना हो सकता है और जो नासा ने मैवेन भेजा था, उसका कॉस्ट था पूरा टोटल $670 मिलियन। $670 मिलियन आप समझ सकते हो कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। हाँ, हालाँकि डिफरेंस इसलिए आया था क्योंकि अ, हमारा जो मंगलयान था, वो पृथ्वी के कई चक्कर लगाने के बाद तब जाके अपने एक सटीक जब पृथ्वी के नज़दीक से मंगल ग्रह गुज़रता है, तब उसको स्थापित करने की कोशिश की थी और नासा ने डायरेक्टली पृथ्वी से मंगल ग्रह की तरफ रॉकेट छोड़ दिया था। यानी कि हम लोगों ने इनडायरेक्ट रास्ता पकड़ा था मंगल ग्रह तक पहुँचने का और नासा ने डायरेक्ट रास्ता पकड़ा था वहाँ तक पहुँचने के लिए। ऑब्वियसली उनके पास स्ट्रॉन्ग मिसाइलें हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग रॉकेट हैं और इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत अधिक खर्च किया था इसके ऊपर, लेकिन हम लोग कम कीमत में ही वहाँ तक पहुँच गए थे। अभी मैवेन का फुल फॉर्म क्या है हम लोग देख लेते हैं जो कि नासा ने छोड़ा था। नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है वो मार्स पे 4 दिन पहले ये अपने मंगल ग्रह का हमारा जो मंगल सैटेलाइट है इसके जस्ट 4 दिन पहले वहाँ पहुँचा था। उसका नाम था मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन और इंडिया का जो यहाँ पे मिशन ये यान भेजा गया था उसका नाम था मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। शॉर्टकट में उसको मॉम कहते हैं। अभी अन्य ग्रहों के अभियान अन्य ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भी अनेक अभियान जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ यानों ने ग्रहों की परिक्रमा की, कुछ यान ग्रहों पर उतरे, तो कुछ ग्रहों के नजदीक से उनका निरीक्षण कर आगे निकल गए। इसके अलावा लघु ग्रह और धूमकेतु के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान भेजे गए और लघु ग्रह पर स्थित धूल कण और पत्थर पृथ्वी पर लाने में सफलता प्राप्त हुई। इन सभी यानों से हमें मूल्यवान जानकारी प्राप्त होती है और अपने सौरमंडल की उत्पत्ति उत्क्रांति के बारे में जानकारी कल्पनाएं अधिक स्पष्ट होती हैं। ऑब्वियसली अमेरिका नासा ने तो डायरेक्टली नेपच्यून प्लूटो तक भी अपने उपग्रह सैटेलाइट्स भेज दिए हैं। ऑब्वियसली वो जाकर उनका चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक से गुज़र के उसका फ़ोटो निकाल के फिर आगे चले गए। यानी सिर्फ़ उसको क्रॉस करके चले गए, उसका फ़ोटो निकाला, जितने टाइम तक उसके साथ में गुज़र रहे थे उसका फ़ोटो निकाला और आगे चले गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी रिसर्च अन्य ग्रहों के लिए भी चल रहे हैं, उनके सैटेलाइट्स तैयार किए जा रहे हैं और अभी इंडिया के यहाँ पे अपेक्षित अभियान यहाँ पे कुछ मैंने 4 यहाँ पे दिखाए चंद्रयान 3 जो कि एक्सपेक्टेड है 2021 में, गगनयान 2021 में एक्सपेक्टेड है, लूनार पोलर मिशन 2024 तक एक्सपेक्टेड है। आदित्य 1 आदित्य यहाँ पे किसका नाम है? सूर्य का, यानी कि सूर्य के पास नहीं जाना है, सूर्य के अधिकतम नज़दीक तक पहुँचकर उसके फ़ोटोज़ लेना और वहाँ पे होने वाली जो विस्फोट हैं, जो घटनाएँ हो रही हैं सूर्य के ऊपर, उसकी जानकारी वो भेजना इसका मेन काम होगा। भारत और अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान भारत ने भी प्रक्षेपकों के विज्ञान तंत्र ज्ञान में बहुत गौरवशाली प्रगति की है। प्रक्षेपण के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रक्षेपकों का निर्माण किया है, जो कि 2500 किलोग्राम द्रव्यमान तक के उपग्रह सभी प्रकार की कक्षाओं में प्रस्थापित कर सकते हैं। इनमें पीएसएलवी, जीएसएलवी प्रमुख है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और विज्ञान में की प्रगति और राष्ट्रीय सामाजिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। दूरसंचार, दूरचित्रवाणी
और मौसम विज्ञान, इसके लिए इनसेट और जीसैट उपग्रह श्रृंखला कार्यरत हैं। इसी कारण देश भर में सर्वत्र दूरचित्रवाणी यानी हम लोग जो टीवी देखते हैं, दूरध्वनि जो हम लोग फ़ोन से बात करते हैं, इंटरनेट सेवा, आजकल इंटरनेट तो कॉमन हो गया है, सबको सबका एक लाइफ़ का अंग बन चुका है। ये सब पॉसिबल है केवल इन सैटेलाइट्स के कारण। फिर एड्यूसेट जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मैं यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करके आपको पढ़ा रही हूँ, ये सब पॉसिबल है केवल इन उपग्रहों के कारण। तो एड्यूसेट जो है, ये इसी प्रकार के उपग्रह है, जो केवल स्पेशली पढ़ाई के लिए और दूर-दराज जो गाँव है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए एजुकेशन इस्तेमाल किया जाता है। देश में प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और व्यवस्थापन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और आपत्ति व्यवस्थापन यानी अगर कोई डिजास्टर हो गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पृथ्वी पर नजर रखता है कहाँ पे कौन सी घटना दुर्घटना हो रही है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान है। आईआर उपग्रह श्रृंखला कार्यरत है पृथ्वी पर किसी भी जगह का भौगोलिक स्थान अर्थात उस जगह का अत्यंत अचूक अक्षांश और रेखांश, है ना, अक्षांश और रेखांश, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो एक पूरा माप उसका माप है पृथ्वी का कैसे-कैसे डिवाइड किया गया है खंडों में निश्चित करने के लिए आईआरएनएस ये उपग्रह श्रृंखला प्रस्थापित की गई है। जैसे दूरसंचार के क्षेत्र में देखिए इस प्रकार सैटेलाइट किस प्रकार से हम लोग कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टीवी के लिए, कंप्यूटर के लिए, ऑब्वियसली दूर-दराज रेडियो, ये सारी चीज़ें जो कि आप जानते हो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इन सब के लिए भी सैटेलाइट्स का उपयोग होता है। फिर दूरदर्शन का प्रसारण, हम लोग लाइव मैच देखते हैं। मैच कहीं और विदेश में हो रहा है और घर में बैठे-बैठे हम लोग टीवी पे उसको देख सकते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ है केवल इन सैटेलाइट्स के कारण। एजुसेट फॉर एजुकेशन, जो मैंने अभी बताया कि हम लोग घर बैठे ही देख रहे हो, आप डायग्राम में भी देख रहे हो यहाँ पिक्चर्स में कि कैसे दूर-दराज का हम लोग पढ़ाई बैठे-बैठे कर सकते हैं। लेक्चर जो कि फ़िलहाल हम लोग जिस सिचुएशन में हैं और हमारे साथ ये हम लोग घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए एडुसेट को हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए। फिर अक्षांश व रेखांश, इनकी रेखाएँ याद करना, यानी आप देख रहे हो, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी में वो अपना ग्लोब पढ़ते हैं, तो कौन से पर्टिकुलर एरिया, कौन से खंड में कोई एरिया पड़ता है, उसका स्टडी भी हम लोग यहाँ इसका जो डिवीज़न भी है, वो इनके सैटेलाइट्स के माध्यम से होता है। आपदा प्रबंधन, आप डायग्राम में कंपेयर कर सकते हो कि पहले 2 एक ही जगह के 2 अलग-अलग चित्र हैं, है ना? पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे हरियाली है, दूसरे में आप देख रहे हो कि हरियाली यहाँ से गायब हो चुकी है, यहाँ पे कुछ बस्तियाँ हो चुकी हैं। किसी भी जगह पर अगर डिफ़ॉरेस्टेशन हो रहा है, मैंग्रोव्स कम हो रहे हैं, कहीं पे आग लग जा रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगा था, तो वो सब जानकारी कैसे मिल सकती है? किसी जगह परिवर्तन कुछ हो रहा है, वो जानकारी भी आपदा प्रबंधन के द्वारा यानी सैटेलाइट के द्वारा हमको मालूम पड़ सकता है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण व व्यवस्थापन, किसी भी जगह कौन से एलिमेंट्स, कौन से तत्व अधिकतर मिल सकते हैं, वहाँ की मिट्टी का रंग, वहाँ के नेचुरल जो डायग्राम्स, जो पिक्चर्स हमको मिलते हैं इस सैटेलाइट्स के द्वारा, इसके द्वारा पता चल सकता है। मौसम विभाग सेवा, आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा, उपग्रह से मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार सम दिखाई देता है कि यहाँ पे दबाव का क्षेत्र निर्माण हुआ है, यहाँ वर्षा होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मालूम पड़ती हैं? क्योंकि सैटेलाइट्स उसकी पिक्चर्स लेता है और उसको सेंड करता है पृथ्वी पर, तब जाके ये सारी जानकारी मिलती है। फिर अंतरिक्ष का लास्ट ये टॉपिक है हमारा, अंतरिक्ष का कचरा और उसका व्यवस्थापन, है ना? अंतरिक्ष का कचरा और उसका व्यवस्थापन। कृत्रिम उपग्रहों के साथ अन्य मानव निर्मित वस्तुएँ पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती हैं, जिनमें अब निष्क्रिय उपग्रह प्रक्षेपण के समय प्रक्षेपकों से अलग हुए खंड, कोई उपग्रह दूसरे उपग्रह से या अंतरिक्ष में स्थित किसी पिंड से टकराने पर निर्माण हुए टुकड़े, ये सभी वस्तुएँ इसके अंतर्गत आती हैं। जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके खंड जो होते हैं धीरे-धीरे अलग होने लगते हैं। ऑब्वियसली कुछ जो पृथ्वी पे समुद्र में गिर जाते हैं निर्जल स्थान पे, लेकिन जो अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर निकल गए हैं, वो खंड जब अलग होते हैं, तो वो ऐसे ही रैंडमली आकाश में घूमते रहते हैं या फिर जिस उपग्रह के पास वो गए हैं उसके चारों तरफ एक कचरे के समान घूमना शुरू कर देते हैं। एक तो वो चीज़ हो गया। दूसरा जैसे मैंने कहा कि हर एक सैटेलाइट का एक कार्यकाल निश्चित होता है। एक कार्यकाल के बाद जब उसका वैलिडिटी खत्म हो जाती है, यानी उसका काम करना जब वो बंद कर देता है, अब वो एक कचरे के अलावा कुछ नहीं रह गया। उसको वापस लाने की जो खर्च है, वो एक दूसरा उतने में तो दूसरा एक सैटेलाइट बन जाएगा, इसीलिए उसको दोबारा लाने की कोशिश नहीं की जाती है। अब वो एक कचरे के समान ऊपर पड़ा हुआ है।
सन 2016 के एक अनुमान के अनुसार ऐसी निरुपयोगी वस्तुओं के 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले 2 कण टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं। अब सोचिए उसमें केवल बड़े-बड़े पार्ट्स ही नहीं है बल्कि 1 सेंटीमीटर वाले जो कचड़े होते हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स, वो भी ऊपर परिक्रमा कर रहे हैं। ये सभी अंतरिक्ष कचरा है। यह कचरा कृत्रिम उपग्रहों के लिए हानिकारक हो सकता है। उपग्रहों पर और अन्य अंतरिक्ष यानों पर टकरा कर वह उन्हें हानि पहुंचा सकता है। अगर गलती से भी किसी कार्य करने वाले अंतरिक्ष यान से टकरा गया या फिर सैटेलाइट तो उसको भी नुकसान पहुंचा देगा और एक अंतरिक्ष में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। यह कचरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अतः भविष्य में नए अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण मुश्किल हो जाएगा। जब ट्रैफिक जाम हो जाता है सड़क पर, तो वहाँ पे गाड़ी बराबर चल नहीं सकती, आप स्पीड में चला नहीं सकते, है ना? तो उसी प्रकार जब ये स्पेस में जो उसका रास्ता है, वो पूरा जब इन कचरों से ही पैक हो जाएगा, तो नया सैटेलाइट छोड़ने के पहले विचार करना पड़ेगा। अब वो कितनी सफल होगी, उसके अंदर भी संशय बना रहेगा। मान लीजिए आपने यहाँ से रॉकेट को एकदम सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, लेकिन जैसे सैटेलाइट्स वहाँ पे बाहर निकलते हैं, अपने कक्षा में घूमना शुरू करते हैं, वो इन कचरों से टकराएँगे और उनमें विस्फोट होकर वो खराब भी हो सकते हैं। अतः इस कचरे का व्यवस्थापन करना आवश्यक है। इस हेतु कुछ पद्धतियों का अध्ययन और कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं। इस समस्या पर जल्द ही उपाय प्राप्त होगा और भविष्य में उपग्रह तथा अंतरिक्ष यानों को खतरा नहीं होगा, यह आशा है ना? अभी कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं, कुछ नए रिसर्च किए जा रहे हैं, जिससे कि इस कचरे का व्यवस्थापन कैसे करना है। नीचे जो हमारा जो कचरा है, उसका डंपिंग ग्राउंड में हम लोग डंप कर सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में कचरा कहाँ पे डंप करना है, वो कैसे जाएगा, कैसे क्लीन क्लीन करना है, उसके बारे में विचार चल रहा है। यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड यानी कुछ केवल अनुमान लगाए गए हैं कि ये सारे प्रकल्प हम कर सकते हैं। तो ये सारे केवल हाइपोथेटिकल प्रकल्प है। ये पहला दिया है स्पेस टैग यानी कि एक बड़े नेट के समान स्ट्रक्चर रहेगा जो कि बाहर से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, वैसे ये स्पेस टैग तक जाके उन कचरों को उस नेट के अंदर बंद करेगा और उसको फिर लेकर या तो वो पृथ्वी पे आएगा या तो फिर कहीं ऊपर किसी दूसरे उस पृथ्वी के बहुत दूर उस ग्रह के बहुत दूर जाके उसको डंप कर देगा। दूसरा यहाँ पे रेडिएशन वाला दिया है दूसरे डायग्राम में देखिए कि कुछ ऐसे रेज़ निकलेंगे जो कि बहुत अधिक टेम्परेचर क्रिएट करेंगे और हर पर्टिकुलर जो पार्ट है, जैसे कचरे जो हैं, उनके ऊपर उस रेज़ के माध्यम से उसको बर्न करने का, जलाने का काम करेंगे, है ना? एक तो ये दूसरा प्रकल्प हो गया। तीसरा है कम सेल अवे यानी कि उसको नेविगेट करना जैसे जहाज को नीचे पानी में जहाज को दूसरे जगह ढकेलने का काम करते हैं, उसी प्रकार उनका रास्ता बदलने का काम करना है। तो ये सारे केवल एक्सपेक्टेड है, हाइपोथेटिकल है, ये प्रैक्टिकल अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल कि ऐसा हो सकता है। फिर क्लाउड मैडम। कवर, यहाँ पे देख रहे हो क्लाउड कवर मैडम। में जो टंकी दिख रही है, उसमें से जो पर्टिकुलर गैस निकले हेलो? हाँ मैडम, 10 मिनट ज़्यादा हेलो? हो चुका है, कितना टाइम लगेगा? सर बस अभी हेलो। खत्म ही हो गया है अभी। अच्छा, ठीक है, ये फिनिश कर लास्ट है दीजिए। सर, लास्ट है। ओके। हाँ सर, ठीक है। फिर ये क्लाउड कवर है, जिससे कि इसमें से जो गैस निकलेगी, पूरी गैस की टंकी होती है, गैस निकलेगी और इस पूरे कचरे का जो स्पीड होता है, उसको फ्रीज़ करके स्लो कर देगी। जब इस कचरे का जो स्पीड है, उसको स्लो कर दिया जाएगा, तो जिस स्पीड से घूम रहा है, आपने पढ़ा होगा अभिकेंद्रीय बल और कोई भी ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, क्यों पृथ्वी पे नहीं गिर रहा है, क्योंकि वो स्पीड में है। अगर स्पीड कम कर दिया जाए, तो सब पृथ्वी में गिर जाएँगे, पृथ्वी पे गिर जाएँगे सेंटर में। तो इन कचरों का स्पीड कम कर दिया जाएगा, तब जाके क्या होगा ये पृथ्वी पर नीचे गिर सकते हैं या फिर ये गिरते-गिरते अपने आप बंद होके धूल के रूप में कन्वर्ट हो जाएँगे। ये और एक है एस्ट्रो वेल्क्रो यानी कि जो बबल्स आप देख रहे हो, ऐसे बड़े-बड़े कुछ पार्टिकल्स अंतरिक्ष में भेजना जो कि स्टिकी होंगे, स्टिकी मतलब कि चिपचिपे हो सकते हैं, उनके ऊपर सारे कचरे को चिपका देना और फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये सारे कुछ उपाय केवल साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है, कचरे को व्यवस्थित करने के लिए। और लास्ट में मैं आपको ऑब्वियसली इसरो ने हमको इतने सारे मोमेंट्स दिए हैं प्राउड फील करने के लिए। फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आगे के 2-3 स्लाइड्स हैं जो कि केवल आपको पीपीटी में मिल जाएगा। फिलहाल मेरा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आज का हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया और आपका साइंस का ये पूरा सिलेबस आज कवर हो गया है। लास्ट चैप्टर था आपका। आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। बालकृष्ण कुमार।
बोलो, माइक चालू करो। बालकृष्ण, बालकृष्ण। हेलो टीचर। तो हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। जो ये पृथ्वी से सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो कितने घंटे में पहुंच जाता है क्या चीज? दूसरे ग्रह पे? जो छोड़ा जाता है यहाँ से सैटेलाइट, तो आपका क्वेश्चन है कि जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाता है कितने घंटे में अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा? हेलो हेलो। दूसरा क्वेश्चन लेते मैडम। अंकित दुबे, उनका आवाज का हाँ प्रॉब्लम है। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो अंकित, बोलो, मेरे को सुना रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है बच्चा आपकी। हेलो मैम। हाँ मैडम, हो गई, उनका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? ओके मैडम, फिनिश करते हैं। ठीक है सर। ओके।